आज से सिर्फ 2 महीने बाद, जी हाँ, आज से सिर्फ 2 महीने बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमारे देश का पावर गेम बदल सकता है। इस बार बात सिर्फ बिहार के चुनाव की नहीं है, बल्कि दिल्ली तक की कुर्सी की है। और बिहार का चुनाव ही तय करने वाला है कि मोदी सरकार टिकने वाली है या फिर गिरने वाली है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूँ। सोचो जरा, अगर बिहार का चुनाव पलट गया तो दिल्ली का जो ताज है वो भी किसी और के सर पे चला जाएगा। और फिर हो सकता है कि मोदी जी वही बात दोहराते हुए नजर आए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये लाइन भले मजाक लगती हो, लेकिन ये एक बड़े बदलाव का सिग्नल है जो कि सिर्फ 2 महीने दूर है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में, क्या मोदी सरकार वाकई में गिरने वाली है। 19 अप्रैल 2024 को देश का सबसे बड़ा चुनाव शुरू होता है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार सीट पे बैठी हुई थी। सबको लग रहा था कि शायद कुछ नया होने वाला है, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस कुछ और ही था। उनका नारा था 400 पार। 400 पार, अब की बार 400 पार, यानी इस बार वो 400 सीट लाने वाले थे। टीवी खोल के देखते तो हर जगह न्यूज में यही चल रहा था, मोदी इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में जनता का मूड था या फिर मीडिया सिर्फ स्क्रिप्टेड शो चला रही थी। सबको यही लग रहा था कि इस बार बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन सरप्राइज तो तब मिलता है जब इसका रिजल्ट आता है। 4 जून 2024 रिजल्ट कर दिन। इस दिन सभी की नजर टीवी में गड़ी हुई थी। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। और फिर शाम होते होते वो नंबर आता है जिसने कि सब कुछ बदल दिया। बीजेपी सिर्फ 240 सीट में ही सिमट के रह जाती है। जो पार्टी 400 पार का सपना दिखा रही थी, वो मेजोरिटी सीट से 32 सीट पीछे रह जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 99 सीट जीतकर अपना कमबैक कर लिया। पूरे देश में यही सवाल गूंज रहा था कि अब सरकार कौन बनाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 10 साल से अकेले राज करने वाले पार्टी एक दिन हंग पार्लियामेंट के दौर में फंस के रह जाएगी। और यहीं से शुरू होता है असली पावर प्ले गेम, जिसमें दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी और दुश्मनों ने दिल्ली का खेल रचने लगे। रिजल्ट के बाद जो हंगामा हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन उनको कुर्सी चाहिए थी। और इसके बाद शुरू होता है पॉलिटिकल शॉपिंग। सबसे पहले आते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू से 12 सीट लेकर वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं। फिर आते हैं चंद्रनाइडू बाबू, जो कि टीडीपी से 16 सीट लेके एनडीए को शामिल कर लेते हैं। साथ साथ कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी एनडीए में शामिल हो जाती है, जिसके बाद एनडीए को 293 सीट मिल जाती है। बस इतना ही काफी था, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन इस बार जो पिक्चर थी वो थोड़ी अलग थी। हर बार मोदी जी ने अपनी मेजोरिटी सीट के साथ ही प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस बार उन्होंने गठबंधन से अपनी सरकार बनाई थी। अगर एक भी पार्टी नाराज हो जाती तो सरकार गिरने में टाइम नहीं लगता। अब पिक्चर का जो असली ट्विस्ट है वो यहीं से शुरू होता है। गठबंधन की जो सरकार होती है उसी तरह से होती है जैसे कि एक पैर की कुर्सी। जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टी अगर थोड़ा सा भी नाराज हो जाती तो सरकार गिरने में टाइम नहीं लगता। इसलिए मोदी सरकार के लिए हर एक दिन एक टेस्ट मैच की तरह है। कभी सपोर्ट बनाना पड़ता है, कभी नाराजगी को भी झेलना पड़ता है। और अब सबकी नजर एक चीज पे टिकी है, वो है बिहार इलेक्शन में। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिजली चाहिए बिहार में। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? क्योंकि ये वो चुनाव है जो कि ये तय करेगा कि मोदी सरकार फिर से गिरने वाली है या फिर टिकने वाली है। बिहार का ये इलेक्शन तय करेगा कि दिल्ली की पावर किसके हाथों में आने वाली है। अब थोड़ा बिहार के इलेक्शन में आते हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एग्जाम होने वाला है। बिहार के विधानसभा में टोटल 243 सीट्स मौजूद है। अभी फिलहाल एनडीए सरकार, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एचएम, पीआईबी पार्टी शामिल है, जिसके पास टोटल 125 सीटें हैं, जो कि मेजोरिटी से सिर्फ 2 से 3 सीटें ज्यादा है। बस इतना सा फर्क है कि सरकार कभी भी हिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की सीट हिलने वाली है? क्या इस बार बिहार के लोग फिर से उन पर विश्वास कर पाएंगे? यह बदलने वाला है दिल्ली तक की पावर का गेम का रुख। ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया का फाइनल एग्जाम है। अगर बिहार के अपोजिशन की बात करें तो उनकी तस्वीर भी उतनी ही मजबूत लगती है। 2020 के इलेक्शन में आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव ने 75 सीटें जीती थी और साथ ही कांग्रेस और उनकी साथी दल ने टोटल मिला के 35 सीटें जीती थी। मतलब कि अपोजिशन के पास टोटल 110 सीटें थी, जो कि मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीटें कम थी। इतना करीब आने के बाद भी सरकार हाथ से निकल चुकी थी और तब से आरजेडी के अंदर सिर्फ एक ही जज्बा है कि इस बार बदला लेना है।
तभी से तेजस्वी ने अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी को बदल दिया। गांव-गांव में जाकर घूम रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के साथ बात कर कर उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। आप बता रहे थे कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, किस कारण से नुकसान आपको होता है? पर इसी वजह से सब कह रहे हैं कि बिहार का असली मुकाबला इस बार होने वाला। अगर हम पिछली बार के इलेक्शन के पैटर्न को नोट करें तो बिहार ने दिल्ली की हवा को देखकर ही वोट दिया है। 2015 में बीजेपी सिर्फ 53 सीट ही ला पाई थी। नीतीश और लालू का गठबंधन उनके ऊपर भारी पड़ गया था। फिर आया 2020 जब मोदी वेव फिर से चलने लगा और बीजेपी की सीट बढ़कर 74 हो गई और वहीं कांग्रेस 27 से आकर 19 में अटक गई। यानी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली की राजनीति बिहार के इलेक्शन में डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। अगर सेंटर में बीजेपी स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि बिहार में बीजेपी आने वाली है, और अगर सेंटर में बीजेपी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका मतलब है इस बार बीजेपी नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी की। वो जानते हैं कि 2025 के बिहार इलेक्शन में उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में, और इसी डर के चलते उन्होंने लॉन्च कर दिया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत सरकार के हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत बिहार के अंदर जितनी भी महिलाएं अगर उन्हें अपना खुद का कुछ बिजनेस करना है या कुछ भी चीज खोलनी है तो उनको 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। मतलब कि सीधा है, अगर आपको काम के दम पर वोट नहीं मिल रहा है तो आपको पैसे के दम पर वोट जरूर मिल जाएगा। लेकिन असली टेंशन तो ये है कि अगर 10,000 वाला जो गेम प्लान है वो फेल हो गया और महागठबंधन इस चुनाव को जीत जाती है तो इसके बाद जो नीतीश की सरकार है वो गिर सकती है और पूरा का पूरा सेंटर का गेम पलट सकता है। यानी पैसा ही सबसे बड़ा हथियार है नीतीश कुमार का, और इसी पर चल रहा है बिहार का पॉलिटिकल मैच। अब सोचिए, अगर बिहार के अंदर महागठबंधन जीत जाता है तो नीतीश कुमार का सबसे पहला काम होता है पार्टी बदल लेना, यानी कि वो एनडीए को छोड़कर इंडियन अलायंस में मिल जाएंगे। और राहुल गांधी का प्लान बिल्कुल सिंपल है, वो नीतीश कुमार को फिर से सीएम बना देंगे, जो कि नीतीश कुमार चाहते ही, और बदले में नीतीश अपनी 12 लोकसभा की सीट को इंडियन अलायंस को दे देगा। और इस सिंपल एक्सचेंज के बाद एनडीए गठबंधन के पास जो 293 की सीटें हैं वो गिरकर 281 में आ जाएगी। मतलब पूरा पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा और मोदी सरकार एक रिस्की फैक्टर में आ जाएगी। इतना कुछ होने के बाद चंद्रबाबू नायडू वो भी चुप नहीं बैठने वाले और यही पूरे गेम का वाइल्ड कार्ड बन सकते हैं। अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को पीएम बनने का ऑफर दे देंगे तो नायडू बीजेपी छोड़कर इंडियन अलायंस में आकर मिल जाएगा। अब देखो, टीडीपी के पास 16 सीट्स थे, अगर ये 16 सीट भी इंडियन अलायंस में मिल जाएगी तो बीजेपी के पास यानी कि एनडीए के पास 265 सीटें बच जाएगी। मतलब सीधा सा सिनेरियो है कि एनडीए सरकार कोलैप्स हो जाएगी और पूरा गेम पलट जाएगा। और यही है पॉलिटिकल चेस का असली मूवमेंट, जहां एक गठबंधन, जहां एक लीडर बदल जाने से पूरी सरकार गिर सकती है। 10 दिन में गिरेगी मोदी सरकार, इंडिया के पास बहुमत का आंकड़ा। अब एक और एंगल है जो कि मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा रहा है और वो है महाराष्ट्र का सीट। यहाँ एकनाथ शिंदे के पास 60 सीटें और उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने उनको महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया तो एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस अलायंस के साथ मिल सकते हैं। और अगर कांग्रेस ने उनकी स्ट्रेटेजी को समझा तो कांग्रेस क्या करेगी, ऐसे में राहुल गांधी क्या करेंगे, उनको महाराष्ट्र का सीएम बनाने के लिए ऑफर देंगे और अपने सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब यहाँ भी नंबर्स का खेल चल रहा है। मतलब एक छोटा सा मूव पूरे इंडिया के पावर बैलेंस को बिगाड़ने के लिए काफी है। अब सारे पॉलिटिकल शिफ्ट को कंसीडर करते हैं। बीजेपी के पास बची 258 सीट्स और इंडियन अलायंस को बीजेपी को क्रॉस करने के लिए इनफ पावर आ जाएगी। मतलब अगर ये सारे मूव्स हो गए तो सीधा एनडीए से पावर इंडियन अलायंस के पास चले जाएगी। देश का पॉलिटिकल मैप एकदम से पलट जाएगा और ऐसे ही छोटी छोटी पार्टी जो एनडीए से मिली है वो भी धीरे धीरे करके इंडियन अलायंस में जाकर मिल जाएंगे। यहीं पर वो मूवमेंट है जहाँ पर छोटी छोटी पार्टी या रीजनल पार्टी जो कि पूरे देश की कुर्सी हिलाने की हिम्मत रखती है। अगर बिहार और रीजनल लीडर का मूव हो गया तो राहुल गांधी का प्लान बिल्कुल सिंपल है, वो खुद पीएम न बन के किसी एक रीजनल लीडर को पीएम बना देंगे। ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह 1977 से 1979 के हिस्टोरिकल टाइम की तरह है, जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने अपना खुद का पीएम नहीं बनाया था और रीजनल और अपोजिशन के साथ हाथ मिलाकर पूरी पावर इनडायरेक्टली अपने हाथों में ले ली। मतलब स्ट्रेटेजी सिंपल है, खुद सामने नहीं रहेंगे लेकिन पीछे से पूरी पावर को कंट्रोल करेंगे। ऐसा ही सिनेरियो हमारे हिस्ट्री में भी होता है। अब उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो आज किस तरह से मैच खाता है। 1975 से लेकर 1977 के टाइम को याद करो। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, सारे अपोजिशन जेल में थे और देश में डिक्टेटरशिप जैसा फील हो रहा था। फिर आता है 1977 का इलेक्शन, कांग्रेस का वोट गिरकर सिर्फ 154 सीट पे आ गया था। अपोजिशन ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और देश के पीएम बने मोरारजी देसाई। लेकिन 1979 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगा। चौधरी चरण सिंह को अपनी पावर चाहिए थी और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर हाथ मिला लिया। मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया और चौधरी चरण सिंह पीएम बन गए।
और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनके पास खुद की 60 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से वो पूरे देश के पीएम बन गए। यानी छोटे छोटे रीजनल लीडर भी देश की बड़ी बड़ी कुर्सी को हिलाने की ताकत रखते। और यही पुराना सिनेरियो भी आज के टाइम पे दोबारा से दोहराते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि 2025 में दोबारा से वही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, और जवाब है बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि राहुल गांधी फिर से वही स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं, क्योंकि वो भी उस टाइम पर काम आई थी। नीतीश कुमार के पास 12 सीटें और नायडू के पास 16 सीटें। अगर ये दोनों मिलके इंडियन अलायंस के साथ मिल जाते हैं तो जो करंट की सरकार है वो गिर जाएगी। और कांग्रेस का प्लान भी सिंपल है, वो पीएम नहीं बनेंगे, वो इन दोनों में से किसी न किसी को पीएम बना देंगे, लेकिन जो पावर होगी वो सीधा का सीधा कांग्रेस के पास होगी। यही वो टाइम है जहाँ पर रीजनल लीडर हमारे देश के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अब सवाल आता है कि क्या 2025 में ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जिसके पास सिर्फ 15 से 25 सीटें मौजूद है? क्या चंद्रबाबू नायडू 2025 के चरण सिंह बनेंगे? क्या मोदी सरकार नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? क्या बिहार इलेक्शन सच में इंडिया का फाइनल एग्जाम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 में हिस्ट्री खुद को दोबारा से दोहराएगी? यानी पूरा देश अब बिहार के रिजल्ट को देख रहा है, क्योंकि एक स्टेट पूरे दिल्ली की पावर का गेम को पलट सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।